हाय हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म फिजिक्सटेनमेंट में और आपकी अपनी सीरीज बिगिनर सीरीज के अंदर। तो दोस्तों, आज इस लेक्चर में बहुत इजी टॉपिक, अच्छा और बहुत हलवा टॉपिक हम स्टडी करने वाले, जिसे हम डायमेंशंस कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, क्योंकि हर साल अगर आपने ये टॉपिक कवर कर लिया तो समझो आपके 4 मार्क्स पक्के। और एक मार्क्स के लिए स्टूडेंट कितना स्ट्रगल करते हैं, ये बात आप सभी नीट और JEE के स्टूडेंट से ज़्यादा अच्छा और कोई नहीं जान सकता। तो दोस्तों, ये टॉपिक बहुत इजी है, बस थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट आपको मेरे साथ करना है। ओके, तो यहाँ पर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डायमेंशंस। तो चलिए शुरू करते हैं। तो टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं एक बैकग्राउंड आपको दे देना चाहता हूँ कि इसका रिलेशन यूनिट्स और फिजिकल क्वांटिटीज से कैसा है। तो आप सभी जानते हैं कि हम यूनिट्स को यूज करते हैं फिजिकल क्वांटिटी मेजर करने के लिए। अब फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है? फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटी जिसको आप मेजर कर सकते हैं इजीली। अब जैसे आप मेरी हाइट को मेजर कर सकते हैं, लेकिन मैं कितना खुश हूं आप इसको मेजर नहीं कर सकते। तो मेरी हाइट एक फिजिकल क्वांटिटीज होगी। ओके, तो यहां पर आप इसको मेजर कर सकते हैं। तो इसी तरीके से जो भी क्वांटिटीज होती है फिजिकल जिसको हम मेजर कर सकते हो, फिजिकल क्वांटिटीज है। इसके अलावा इनको मेजर करने के लिए हमें यूनिट्स की जरूरत होती है। इनको मेजर करने के लिए हमें यूनिट्स की जरूरत होती है। अब फॉर एग्जांपल एक रॉड है इतना बड़ा, आपसे पूछा कि वो कितना लंबा है और आप बोल रहे हो उसको सिर्फ 5, तो जाहिर सी बात है इससे कुछ भी नहीं समझ में आएगा जब तक आप उसके आगे स्टैंडर्ड डिफरेंस मीटर ना लगा दें। तो ये रॉड 5 मीटर लंबा है, आप इसको ऐसे कहेंगे तो जाके पूरा इसकी लेंथ समझ में आएगी। ओके, तो ये फिजिकल क्वांटिटीज और यूनिट्स का रिलेशन था। हम इनको जो है तो मेजर करने के लिए यूनिट्स से यूज करते हैं। अब आप जानते हैं कि 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज थी। वो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज आपको याद रहनी चाहिए। नहीं याद है तो याद कीजिए, और अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा तो प्लीज जाकर जरूर देखिए। तो फिजिकल क्वांटिटीज 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज होती है। उन पर जितनी भी दूसरी क्वांटिटीज होती है फिजिकल क्वांटिटीज, ये इन 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज पर डिपेंड करती है। वो मैंने आपको सब कुछ बता चुका हूँ प्रीवियस लेक्चर में। तो यहां पर हम देखेंगे फॉर एग्जांपल एक क्वांटिटी हम देखते हैं वेलोसिटी या स्पीड। इनका जो फॉर्मूला होता है वो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब यहां पर आप देख रहे होंगे कि ये जो दो क्वांटिटीज यहां पर फंडामेंटल क्वांटिटीज है, ये डिस्टेंस को हम जो फिजिकल क्वांटिटीज रिक्वायर है वो है लेंथ, और टाइम के लिए हम टाइम ही रखते हैं। ओके, तो यहां पर आप देख रहे हैं दो फंडामेंटल क्वांटिटीज है, लेंथ और टाइम। तो यहां पर ये इन्वॉल्व है। इनकी पावर आप देखेंगे तो यहां पर इनकी पावर 1 है। अगर इनकी पावर 0 रहती तो यहां पर हम इनको नहीं लिखते, तो इनकी पावर 1 है यहां पर। तो ये जो पावर इनकी है ये है इनका डायमेंशन, ये इनका डायमेंशन। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे एक्सेलरेशन, आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी विद टाइम। ओके, चेंज इन वेलोसिटी विद टाइम, ये जो आपका होती है एक्सेलरेशन होता है। अब अगर आप इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा डिस्टेंस। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस टाइम, ये आ गया, और यहां पर ये टाइम एक बार फिर से होगा। तो यहां पर आप देख रहे हो कि ये डिस्टेंस के लिए मैं लिखूंगा फिजिकल क्वांटिटी लेंथ, और ये टाइम इंटू टाइम, टाइम स्क्वायर हो जाएंगे। तो यहां पर आप देख रहे होंगे लेंथ जो है इसका डायमेंशन 1 है, और यहां पर टाइम का डायमेंशन, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा -2। ओके, ये टाइम को अगर आप ऊपर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा -2। तो यहां पर लेंथ का डायमेंशन 1 हुआ और टाइम का डायमेंशन -2। तो ये एक बैकग्राउंड आपको मैंने दिया। आप चलिए इसकी फॉर्मल डेफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहां पर आप देख रहे होंगे कि ये इसकी फॉर्मल डेफिनेशन है, और इसको देखेंगे, इसको समझने की कोशिश करेंगे। ये क्या कहती है? डायमेंशंस ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर्स टू विच द फंडामेंटल क्वांटिटीज मस्ट बी रेज्ड टू रिप्रेजेंट द गिवन फिजिकल क्वांटिटी। तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जो आपको दी हुई है उसके अंदर मौजूद जो फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है, उनकी जो पावर्स होती है वो आपके डायमेंशंस होते हैं। ओके, उनकी जो पावर्स होगी, जो फंडामेंटल क्वांटिटी कोई भी गिवन फिजिकल क्वांटिटी में गिवन है, तो उसकी जो पावर्स रहने वाली है वो आपके डायमेंशंस है। चलिए इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसा वॉल्यूम है,
तो वॉल्यूम के लिए आपका जो फॉर्मूला है, या फिर वॉल्यूम जिन फिजिकल क्वांटिटीज पर डिपेंड करता है, वो है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। अब देखिए यहाँ पर लेंथ ब्रेड इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, ये वॉल्यूम का फॉर्मूला आप जानते हैं। अब यहाँ पर ब्रेड को भी हम लेंथ में मेजर करेंगे एल, हाइट को भी लेंथ, हाइट के लिए जो फिजिकल क्वांटिटी है वो लेंथ है। तो यहां पर आप देख रहे होंगे एल इंटू एल इंटू एल, ये हो जाएगा एल क्यूब। तो यहां पर वॉल्यूम का जो डायमेंशन है, वॉल्यूम का डायमेंशन क्या है, 3 है, एल की पावर 3 है। ऊपर हम लिखेंगे द डायमेंशंस ऑफ वॉल्यूम आर 3 इन लेंथ। The dimensions of volume are 3 in length. ओके, एक और एग्जांपल हम लेते हैं। जैसे मैंने स्पीड या वेलोसिटी के बारे में आपको कहा था, इसका फॉर्मूला आप जानते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसको डिस्टेंस के लिए जो फिजिकल क्वांटिटी है वो है लेंथ, और हम टाइम के लिए टाइम लिखते हैं फिजिकल क्वांटिटी। तो यहां पर आप देख रहे होंगे इसके डायमेंशंस क्या है, ये लेंथ है। अब ये नीचे है, ये ऊपर चले जाएंगे तो इसकी पावर जो पॉजिटिव थी वो नेगेटिव हो जाएगी, रेज़ टू -1। अब इसके डायमेंशन मुझे लिखना है स्पीड के, द डायमेंशंस ऑफ स्पीड आर 1 in length and -1 in time, -1 in time। तो आपको यहां पर क्लियर हो रहा होगा कि जो भी पावर्स यहां पर है, ये पावर्स ही एक्चुअल में डायमेंशंस है और कुछ नहीं। ओके, तो यहां पर इनको दिमाग में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब आप सोच रहे होंगे कि यार ये इतनी सारी डिस्कशन करना है, फिर डायमेंशन पढ़ना क्यों जरूरी है। तो देखो दोस्तों, डायमेंशंस इसलिए पढ़ना जरूरी है कि डायमेंशन जो है, तो आपके लिए अगर मैं लिखूं तो डायमेंशन तो जो भी डायमेंशंस होते हैं पढ़ना इसलिए जरूरी कि डायमेंशन डिस्क्राइब द नेचर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है उसके नेचर को डिस्क्राइब करते हैं डायमेंशंस। मतलब उसमें कौन सी क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज इन्वॉल्व है और कौन सी क्वांटिटीज मैटर करती है, ये सब हमको डायमेंशन बताते हैं। तो इसके यूजेस आप जब देखेंगे आगे नेक्स्ट लेक्चर में, तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे कि आखिर डायमेंशंस क्यों इंपॉर्टेंट है और इसको पढ़ना क्यों जरूरी है। तो आई होप कि यहां तक आप इसको लिख लीजिए, फिर मैं इसको रफ कर देता हूं। तो दोस्तों, यहां पर आपको एक चीज ध्यान में रखने की है और दिमाग में फिट कर लेनी कि जब भी यहां पर इस तरीके से सिंबल होगा, जब भी ये सिंबल आप देखेंगे, इसका मतलब हम डायमेंशंस की ही बात कर रहे हैं। तो यहां पर चूंकि हम 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज को जानते हैं और जितनी भी अदर डिराइव्ड क्वांटिटीज है वो सब इन पर डिपेंड करती है, तो हमको इनके डायमेंशंस जानना है। तो यहां पर देखिए इनके डायमेंशंस लिखिए। मास का डायमेंशन कैपिटल M यहां पर हमने लिखे ब्रैकेट में, लेंथ का डायमेंशन L है, टाइम का डायमेंशन T है, और थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर को हम K या फिर थीटा, ये दो में से किसी एक पर आपको जो आपकी मर्जी वो आप चूज कर सकते हैं। कोई बुक में आपको K मिलेगा, कोई इसमें थीटा मिलेगा। ये कैपिटल K है। करंट के लिए यहाँ पर और दो इस्तेमाल होते हैं, एक एम्पेयर है, ए हम लेते हैं, और यहाँ पर I। इस तरीके से कोई एक आप ले सकते हैं, आपकी मर्जी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसके लिए हम CD ये सिंबल लेते हैं डायमेंशंस के लिए। ओके, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए हम मोल ये सिंबल लेते हैं। तो आपको ये सिंबल याद रहने चाहिए ताकि डायमेंशन आप पढ़ सके। तो ये क्वांटिटीज आप याद कर लीजिए, लिख लीजिए और याद कर लीजिए। यहाँ पर एक चीज आपके सामने क्लियर रहनी चाहिए, इक्वेशन एंड डायमेंशन ऑफ फॉर्मूला। तो ये क्या चीज है, इसको हम क्या कहते हैं। तो देखो, हमने वॉल्यूम का डायमेंशन निकाले थे। वॉल्यूम का डायमेंशन था L की पावर 3। तो ये इसका फॉर्मूला नहीं हुआ, ये सिर्फ डायमेंशन हुआ। अगर आपको इसका फॉर्मूला लिखना है तो हम देखो इस तरीके से उसको लिखते हैं। यहां पर हम ब्रैकेट लगाते हैं और यहां पर मास के लिए M लेते हैं, L के लिए, लेंथ के लिए L लेते हैं और टाइम के लिए T लेते हैं। ओके, तो यहां पर ये डायमेंशनल फॉर्मूला हुआ। अगर आपको वॉल्यूम को डायमेंशनल फॉर्मूला लिखने के लिए कहा तो आपको इस फॉर्म में लिखना। आप कैसे लिखेंगे, तो यहां पर आप देख रहे होंगे मास के लिए कोई टर्म नहीं है, तो यहां पर आप इसको 0 लगा देंगे। ओके, टाइम के लिए भी कोई टर्म नहीं है यहां पर, तो यहां पर आप इसको 0 लगा देंगे। लेंथ के लिए यहां पर क्यूब है, तो यहां पर आपने इसको क्यूब लगाया। तो आपको अगर डायमेंशनल फॉर्मूला बोला तो आपको ये लिखना है, इससे काम नहीं चलने वाला, आपको ये लिखना बहुत जरूरी है। तो हम कहेंगे कि डायमेंशनल फॉर्मूला आपने लिखे।
अब यहां पर हम mlt क्यों लिखते हैं, मास, टाइम और लेंथ को क्यों लिखते हैं, क्योंकि ज्यादातर यही यूज होते हैं, इसलिए हम mlt इस फॉर्म में इसको लिखते हैं। हाँ, अगर आपको इक्वेशन कहा लिखने के लिए, तो देखिए इक्वेशन आप ऐसे लिखेंगे, वॉल्यूम के लिए v यहां पर आपने लिख लिया और ये आप लिखेंगे m0 L³ T0। ये आपकी इक्वेशन हो गई, ये आपकी इक्वेशन है, रिमेंबर ये आपकी इक्वेशन है और ये आपका फॉर्मूला है। तो क्वेश्चन जब आए तो प्लीज गौर से पढ़ना, ध्यान देना, अंधाधुंध कुछ भी मत करना, ना ही जल्दी करना, अक्सर जल्दी में स्टूडेंट गलती कर जाते हैं। तो ये इक्वेशन एंड फॉर्मूला ऑफ डायमेंशंस है। तो चलिए दोस्तों, हम ढेर सारे क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और कुछ डायमेंशन निकालने की कोशिश करते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे एरिया की। तो एरिया का जो आप फिजिकल क्वांटिटी जिस पर डिपेंड करता है वो आप जानते हैं, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लंबाई ज़रब चौड़ाई, ये आप जानते होंगे। ओके, तो यहां पर हम इसके लिए लिखेंगे, इसको भी हम लेंथ में मेजर करते हैं L, इसका डायमेंशन हो जाएगा L, और यहां पर ब्रेड्थ को भी लेंथ में मेजर करते हैं, इसके लिए फिजिकल क्वांटिटी जो है वो लेंथ है, तो इसके लिए जो डायमेंशन हो जाएगा वो भी L हो जाएगा। ओके, तो यहां पर हमको ये मिल गया L²। अगर इसका मैं डायमेंशनल फॉर्मूला लिखने जाऊं तो ये हो जाएगा m⁻⁴, क्योंकि यहां पर मास के लिए कोई टर्म नहीं है, हाँ लेंथ के लिए स्क्वायर है और टाइम के लिए 0, तो ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि डायमेंशंस ऑफ एरिया आर 0 इन मास, 2 इन लेंथ एंड 0 इन टाइम। ओके, तो यहां पर इसको मैं बार बार नहीं लिखूंगा, आपको जस्ट ये रिमेंबर रख लेना है, दिमाग में रख लेना है कि हम डायमेंशंस को किस तरह लिखते हैं। ओके, तो चलिए दूसरा करते हैं हम। वॉल्यूम को तो मैंने आपको बता दिया, वॉल्यूम का क्या है। वॉल्यूम के लिए हमने देखा L³। अगर इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है तो m0 L³ T0। ओके, तो यहां पर अगर मुझे डेंसिटी निकालनी है, डेंसिटी, तो डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी डिपेंड करती है मास पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, मास पर यूनिट वॉल्यूम में दो फिजिकल क्वांटिटीज पे। अब देखिए मास के लिए जो हमारे पास डायमेंशन है उसको हम लिखते हैं m, और वॉल्यूम के लिए अभी जो हमने निकाले वो है L³। अब देखिए यहां पर ये डिनोमिनेटर में है, ये ऊपर जाएगा तो इसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे m इंटू L⁻⁻3। अब अगर इसका डायमेंशनल फॉर्मूला मुझे लिखना है तो यहां पर मैं लिखूंगा, यहां पर m की पावर 1 है तो हम इसको नहीं लिखते जनरली। ओके, जिसको नहीं लिखते उसको समझ लेना है कि वहां पर m की पावर 1 है या फिर उसकी पावर 1 है, जब तक उसको नेगेटिव या फिर बड़े नंबर के साथ ना लिखा जाए या 0 ना लिखा जाए, जब तक आपको समझना है उसकी पावर 1 है। और यहां पर L की पावर -3 है और T यहां पर 0 है। ओके, तो ये डेंसिटी का डायमेंशन हो गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वांटिटी की तरफ। तो नेक्स्ट क्वांटिटी जो हमको दी हुई है वो नेक्स्ट क्वांटिटी हम लिखते हैं यहाँ पर वेलोसिटी के लिए हमने निकाले थे, वेलोसिटी के लिए निकाले थे डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, लेंथ इंटू टाइम रेज़ टू -1। ओके, तो यहां पर इसके डायमेंशन हो जाएगा L और टाइम का डायमेंशन हो जाएगा -1, तो ये इसका डायमेंशन हो गया हमारे पास L T की पावर -1। ऑलराइट, तो ये डायमेंशन हो गए, 4 क्वांटिटीज के हमने डायमेंशन लिखे। अब देखिए यहां पर रुककर मैं कुछ चीजें आपको नोट्स बताना चाहता हूं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको दिमाग में फिट कर लेना चाहिए उसको। तो चलिए बढ़ते हैं उन नोट्स की तरफ। तो सबसे पहला पॉइंट आपको जिसको याद रखना है, आपको सबसे पहला पॉइंट वो है कि इन दिस कैलकुलेशन द मैग्नीट्यूड्स आर नॉट कंसीडर, ओनली द क्वालिटी ऑफ द क्वांटिटी दैट मैटर्स। तो यहां पर हम मैग्नीट्यूड को गिनते ही नहीं, ऐसा समझो। मैग्नीट्यूड से मेरा मतलब क्या है कि साइज है, हम कोई भी चीज का मैग्नीट्यूड वो कितनी बड़ी है, कितनी है, कितना है, ये सारी चीजें क्या है मैग्नीट्यूड्स। जैसे वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, ये उसका मैग्नीट्यूड हो गया। हाँ, 5 मीटर पर सेकंड है। अच्छा, फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 10 मीटर पर सेकंड है। तो यहां पर मैग्नीट्यूड का फर्क आ रहा है, पहले 5 था फिर बाद में 10 हो गया। ओके, एवरेज वेलोसिटी क्या है, तो एवरेज वेलोसिटी सर 6 मीटर पर सेकंड है। तो ये सब क्या हो रहा है, यहां पर हम क्या कर रहे हैं,
अलग अलग मैग्नीट्यूड से डील कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम इस तरीके से मैग्नीट्यूड को काउंट नहीं करते डायमेंशन में। इनिशियल वेलोसिटी हो, फाइनल वेलोसिटी हो, एवरेज वेलोसिटी हो, सारी क्वांटिटीज जो है तो ऐसा कहना चाहिए गधे घोड़े सब एक ही लकड़ी से हकाले जाते हैं। यहाँ पर इसके लिए सबके लिए अलग अलग डायमेंशन नहीं होंगे, बल्कि वेलोसिटी इनिशियल हो, फाइनल हो, एवरेज हो, सबके लिए डायमेंशन सेम रहेगा, L(T⁻⁻1). दैट्स इट। तो आपको इस पॉइंट को बहुत क्लियर रखना है। और एक एग्जांपल के थ्रू मैं समझाता हूं। जैसे हम यहां पर देखेंगे काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/2 m/v²। तो यहां पर आप देख रहे होंगे कि ये 1/2 इसका मैग्नीट्यूड डिनोट करता है, तो यहां पर हम इसको नहीं लेंगे। ओके, यहां पर मैग्नीट्यूड हमारे कुछ काम का नहीं है या फिर नंबर भी हम कह सकते हैं उसको। तो नंबर भी कुछ काम का नहीं है, हमारे नंबर के कोई डायमेंशन नहीं होते। तो यहां पर हम इसको लिखेंगे मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। अब अगर इसके डायमेंशन मुझे चाहिए तो इसका डायमेंशन m इंटू इसका डायमेंशन होता है L(T⁻⁻1) और ये स्क्वायर, तो ये हो जाएगा m, ये L स्क्वायर, L ये ब्रैकेट के अंदर है तो इसकी पावर इससे मल्टीप्लाई होंगी, और ये 1 यहाँ पर तो 2 अंदर 2 हो जाएगा, यहाँ पर -1 मल्टीप्लाई होगा 2 से तो ये हो जाएगा -2। तो यहाँ पर आपने काइनेटिक एनर्जी के डायमेंशन इस तरीके से निकाले। इसके अंदर यहाँ पर ये नंबर हमको नहीं चाहिए, मैग्नीट्यूड से हम डील नहीं करते। दूसरा पॉइंट भी इसी रिलेटेड है, नंबर्स जो होते हैं वो डायमेंशनलेस होते हैं, उनका कोई डायमेंशन नहीं होता, इसको भी आपको फिट कर लेना है बिल्कुल। और तीसरी चीज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि कई बार जो फिजिकल क्वांटिटीज होती है उनके यूनिट्स होते हैं। ओके, तो जो यूनिट्स वाले होते हैं कई बार ऐसा होता है कि उनकी डायमेंशन नहीं होती। मतलब ये है कि अगर आपके लिए मैं यहाँ पर लिखूं, ओके, तो तीसरा पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, इसको समझना जरूरी है। अगर कोई भी इफ PQ बोला था फिजिकल क्वांटिटी, तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जिसका यूनिट है तो ये जरूरी नहीं है कि उसका डायमेंशन होना जरूरी है, उसका डायमेंशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो अभी तक हमने देखे थे फिजिकल क्वांटिटीज जिनके यूनिट्स थे उनके हमने डायमेंशन निकाले। एक एग्जांपल हम यहाँ पर लेंगे। आप जानते हैं कि एंगल जो होता है उसको हम रेडियन, उसके लिए जो यूनिट होता है, एंगल का यूनिट जो होता है वो होता है रेडियन, इसको हम रेड लिखते हैं शॉर्ट में। इसका डायमेंशन अगर मुझे निकालना है, एंगल का डायमेंशन निकालना है, तो एंगल क्या होता है, एंगल जो होता है वो आर्क अपॉन रेडियस होता है। एंगल क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस। जैसे यहां पर समझाने के लिए आपको मैं लिखूं तो ये एंगल आपका जो अगर थीटा है तो ये आर्क जो उसने सबटेंड किया यहां पर, इसको हम डिवाइड, ये आर्क और ये होता है उसका रेडियस, तो आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस, ये आपका एंगल होता है। अब देखो आर्क जो है तो यहां पर ये एक डिस्टेंस कवर कर रहा है, रेडियस भी जो है तो हम इसको डिस्टेंस को जो है तो लेंथ में मेजर करते हैं। ओके, तो ये भी लेंथ और ये भी लेंथ। अगर मैं इसका यहां पर डायमेंशन लिखूं L/N, तो यहां पर ये कट हो जाएंगे, यहां पर तो मुझे कुछ भी डायमेंशन नहीं मिल रहा, m0 L0 T⁻0। ओके, तो ये क्या हुआ, इसका यूनिट था लेकिन इसका डायमेंशन नहीं था। तो ये जरूरी नहीं कि जिसका यूनिट हो उसका डायमेंशन हो, ये पॉइंट समझना बहुत जरूरी है। हाँ, जो क्वांटिटी का यूनिट नहीं है उसका डायमेंशन भी नहीं हो सकता, ये बात बहुत सर्टेन है। जिसका यूनिट नहीं है उसका डायमेंशन भी नहीं होगा। हाँ, जिसका यूनिट है उसका डायमेंशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ओके, तो ये 3 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसको एकदम बिल्कुल समझ लेना चाहिए ताकि जब हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तो आपको इनसे डील करना रहेगा। ओके, तो चलिए बढ़ते आगे और दूसरे जो फिजिकल क्वांटिटीज है उनको हम उनके डायमेंशन निकालते हैं। नेक्स्ट क्वांटिटी की तरफ बढ़ते हैं, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का हम डायमेंशन निकालेंगे। तो फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन क्या होता है, फ्रीक्वेंसी का हम देखेंगे तो वो जो फिजिकल क्वांटिटीज पर डिपेंड करती है, या फिर उसका फॉर्मूला क्या होता है आपकी आसानी के लिए, तो उसका फॉर्मूला होता है 1 टाइम पीरियड, ये इसका फॉर्मूला होता है। ओके, तो यहां पर आप देख रहे हो 1 टाइम पीरियड। अब इसके लिए तो हम जो डायमेंशन यूज करते हैं टाइम के लिए वो 1/t है। तो फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन क्या हो गया आपके लिए, m0 L⁻0 और ये t ऊपर जाएगा तो -1। तो ये फ्रीक्वेंसी का आपका डायमेंशन हो गया। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वांटिटी है उसको हम सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वांटिटी फोर्स को हम सॉल्व करेंगे, इसका डायमेंशन निकालेंगे। तो फोर्स क्या होती है, फोर्स का फॉर्मूला है मास इंटू एक्सेलरेशन, ये इसका फॉर्मूला है। अब देखिए यहां पर 2 क्वांटिटीज पर डिपेंड करती है, मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन खुद यहां पर एक डिराइव क्वांटिटी है, तो इसको हम लिखेंगे दूसरे फॉर्म के अंदर। तो एक्सेलरेशन को हम लिखेंगे मास इंटू, एक्सेलरेशन क्या होती है,
वेलोसिटी अपॉन टाइम। ओके, और वेलोसिटी का हमने डायमेंशन यहां पर निकाल चुके हैं, तो ये हो जाएगा m इंटू वेलोसिटी के डायमेंशंस क्या है, वेलोसिटी के डायमेंशन है l t की पावर -1 और यहां पर ये t। अब देखिए यहां पर ये t नीचे ये ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस। अब देखिए गौर से, ओके, ये m को वैसे ही लिख लिया हमने, ये l को भी वैसे ही लिख लिया। अब यहां पर t नीचे है, t ऊपर जाएगा तो ये t की पावर -1, इसको तो हमने यही लिख लिया। अब ये मल्टीप्लाई होगा और t की पावर -1। ओके, तो यहां पर देखिए बेस और ये बेस दोनों सेम है, तो जब बेस सेम है तो इससे पहले मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था प्रीवियस लेक्चर में, उनके बेस सेम है तब उनकी पावर्स को ऐड कर सकते हैं। तो यहां पर इनकी पावर्स को ऐड कर दीजिए, m l t की पावर -2। तो ये फोर्स का डायमेंशन है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज जब आप आगे पढ़ेंगे, डायमेंशन निकालेंगे तो उसमें बार बार यूज होगा, आपको ये याद कर लेना चाहिए। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। तो नेक्स्ट एग्जांपल हम देखेंगे वो है वर्क और एनर्जी। तो दोस्तों यहां पर वर्क और एनर्जी, दोस्तों वर्क और एनर्जी इसके हम डायमेंशन निकालेंगे। तो वर्क और एनर्जी का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो यहां पर फोर्स के लिए डायमेंशन हमने अभी निकाले, उसको लिख लीजिए m l t की पावर -2 इंटू डिस्टेंस को हम l में मेजर करते हैं, उसका डायमेंशन l होता है, सॉरी। तो ये हमारा पूरा डायमेंशन हो जाएगा m l की l स्क्वायर -2। देखिए यहां पर वर्क एनर्जी, ये दो फिजिकल क्वांटिटीज के हमने डायमेंशन निकाले। याद रखिए काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी या फिर जितनी भी टाइप की आप एनर्जी आगे पढ़ने वाले हैं उसका डायमेंशन सेम आने वाला है, सेम, कुछ भी बदलाव नहीं होगा। तो आपको ये बिल्कुल फिट कर लेना है बिल्कुल दिमाग में कि आपको ये याद रहे यहाँ पर जो एनर्जी और वर्क के जो डायमेंशंस होते हैं वो। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी की तरफ जिसको हम कहेंगे पावर। तो पावर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है वर्क अपॉन टाइम। वर्क अपॉन टाइम ये इसका फॉर्मूला होता है। वर्क का डायमेंशन हमने क्या निकाले वो लिख लीजिए यहाँ पर m l की पावर 2 t की पावर -2 और ये t ऊपर जाएगा वापस तो ये हो जाएगा t रेज़ टू -1। तो फाइनल रिजल्ट जो हमको मिलने वाला है m l स्क्वायर t की पावर -3। तो नेक्स्ट क्वांटिटी की तरफ बढ़ते हैं और वो है मोमेंटम। मोमेंटम, तो मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। मोमेंटम का रिलेशन दूसरी क्वांटिटी से होता है। अब मास को हम लिखते हैं m, इसका डायमेंशन हो गया m, इंटू वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है l की पावर 1 t की पावर -1। तो यहां पर हमारा डायमेंशन हो गया m l t की पावर -1। तो ये हो गया आपका मोमेंटम का डायमेंशन हो गया। तो आई होप कि आपको क्लियर हो रहा होगा किस तरीके से हम डायमेंशंस को निकालते हैं। ये सारे एग्जांपल मैंने आपको कराया, चलिए और कुछ एग्जांपल को हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर कुछ और डायमेंशंस मैंने आपके सामने लिखे फिजिकल क्वांटिटीज के। आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रेशर और स्ट्रेस, ये जो फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड करते हैं। फोर्स और एरिया है। फोर्स का डायमेंशन आप जानते हैं m l t की पावर -2 और एरिया का डायमेंशन होता है l की पावर 2। तो यहाँ पर अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये l ऊपर चला जाएगा। अब ये इसकी पावर नीचे पॉजिटिव है तो ऊपर जाकर नेगेटिव हो जाएगी। तो यहाँ पर 1 में से -2 होगा तो अल्टीमेटली -1 बचेगा। तो ये इसका डायमेंशन आ गया। सरफेस टेंशन का यहाँ पर दिखा है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज, ये एंगल्स होते हैं और एंगल्स के बारे में मैंने आपको बताया कि वो डायमेंशन लेस होते हैं। तो कोई भी एंगल्स हो उसके डायमेंशन नहीं होती है। तो यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मास इंटू रेडियस ऑफ गायरेशन। रेडियस ऑफ गायरेशन ये आपको आगे टॉपिक है लेकिन आपको जस्ट समझ लेना है कि ये रेडियस ही है। तो रेडियस को हम काय में मेजर करते हैं, लेंथ। ओके, तो लेंथ के लिए जो डायमेंशन है वो l है और यहाँ पर इसका स्क्वायर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया मास इंटू रेडियस ऑफ गायरेशन का स्क्वायर। तो ये मास के लिए डायमेंशन m और इसके लिए डायमेंशन l और इसका स्क्वायर। तो यहाँ पर इसका डायमेंशन हो जाएगा m l की पावर 2 और t की पावर -1। अब टॉर्क, ये बहुत इंपॉर्टेंट, जो भी क्वांटिटीज में लिखा रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है और ये मतलब ऐसा नहीं, ये पूछी भी जाती है कई बार और ये दूसरे रिलेशन में भी आती है। मतलब दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज आप पढ़ेंगे तो उसमें इनका यूज बहुत होता है। जैसा फोर्स का बार बार हम देख रहे हैं यूज होता है। ओके, तो इस तरीके से ये क्वांटिटीज का भी यूज होने वाला है। तो टॉर्क को आप देख सकते हैं, टॉर्क के लिए जो फॉर्मूला है या फिर जिन फिजिकल क्वांटिटीज पर डिपेंड करती है, एंगुलर मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम।
एंगुलर मोमेंटम का हमने डायमेंशन अभी निकाले, उसको यहाँ पर लिख लेंगे और टाइम का डायमेंशन नीचे, अल्टीमेटली हमको ये मिलने वाला। ओके, तो ये इसके डायमेंशंस, ये फिजिकल क्वांटिटीज। चलिए कुछ और फिजिकल क्वांटिटीज के हम डायमेंशंस को देखते हैं। तो दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट शुरुआत में डर जाते हैं, वो समझते हैं कि हमको ये सारी चीज़ों के बारे में पता नहीं है और फिर इस पर क्वेश्चन जब आते हैं तो वो थोड़ा कंफ्यूज होते हैं। तो दोस्तों टेंशन लेने की बात नहीं है, मैं आपको एक मेथड बताऊंगा, उसके थ्रू आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कैसे आपको समझ में आएगा, ये सब कुछ आप कर लेंगे। तो आप थोड़ा पेशेंस रखिए। यहाँ पर मैंने कुछ और फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशंस लिखा हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको अभी समझाने के बाद बताऊंगा क्यों इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आप इसको लिख लीजिए, अगर नहीं समझ में आएगा तो कुछ मैं चीज़ें आपको क्लियर कर देता हूँ। हीट एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, ये एक्चुअली थर्मोडायनेमिक्स का टॉपिक है और यहाँ पर हीट को हम यूज़ करते हैं वर्क, मतलब काम करने के लिए, कोई इंजन का जो काम करने के लिए यहाँ पर हम हीट को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर ये बराबर होता है वर्क के, तो वर्क का जो डायमेंशन हम जानते हैं फोर्स इंटू डिस्टेंस, बस वही हमने यहाँ पर इसका डायमेंशन लिख दिया है, ये इसके बराबर होता है। चार्ज है, चार्ज का जो फॉर्मूला है वो करंट इंटू टाइम, करंट का हम डायमेंशन लिखते हैं ए और टाइम के लिए डायमेंशन टी है, तो ये इसका डायमेंशन यहाँ पर हमने लिख लिया। वोल्टेज का डायमेंशन है फॉर्मूला है वर्क अपॉन चार्ज। ओके, तो पर यूनिट चार्ज को मतलब उसको ले जाने के लिए एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जितना जो कुछ भी लगता है वो वोल्टेज है। तो यहाँ पर वर्क का जो डायमेंशन हम जानते हैं एम एल की पावर 2 टी की पावर -2, और चार्ज के लिए हमने जो डायमेंशन अभी निकाले वो है ए इंटू टी। ओके, तो यहाँ पर अल्टीमेटली ये ऊपर जाएगा और ये इनकी पावर माइनस हो जाएंगी, सेम पावर जो है तो ऐड या सब्सट्रैक्ट हो जाएगी। ओके, तो ये आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फोर्स अपॉन चार्ज, फोर्स का डायमेंशन, इलेक्ट्रिक फोर्स का डायमेंशन यहाँ पर हमको दिया हुआ है, चार्ज का डायमेंशन दिया है, अल्टीमेटली जो हमको मिलने वाला है वो ये है। मैग्नेटिक फील्ड है फोर्स अपॉन करंट इनटू लेंथ, तो फोर्स का डायमेंशन हमारे पास यहाँ पर हमको लिखा है एम एल टी की पावर -2, और यहाँ पर करंट के लिए डायमेंशन हमारा है, लेंथ के लिए डायमेंशन है, इसके ये ऊपर जाएंगे, सेम पावर जो है तो ऐड होंगे सब्सट्रैक्ट होंगे और हमको ये मिलने वाला है। तो ये सारी चीजें आप लिख लीजिए, इसलिए लिख लीजिए कि आपके पास तकरीबन 150 के करीब फॉर्मूले होते हैं, 150-200 के करीब फॉर्मूले होते हैं, तो आपको वो सारे याद करना बहुत मुश्किल जाते हैं। तो ये सारे जो अभी मैंने जितनी भी आपको लिखाया हो, इस ड्यूरेशन में इतने सॉल्व कराया हो, अगर आप ये याद कर ले तो ये कहीं ना कहीं उन फॉर्मूले में या फिर उन क्वांटिटीज में यूज होने वाले हैं। तो आप एकदम क्विकली आपको क्लिक हो जाएगा और आप फिर उसके डायमेंशन लिखते हुए इतना सब कुछ प्रोसेस करने की जरूरत नहीं रही, आप डायरेक्ट उसको फॉलो करेंगे और आपको फाइनल आंसर इजीली मिल जाएगा। तो ये उसके लिए ये क्वांटिटीज याद होना बहुत जरूरी है। अगर ये याद नहीं रहेंगे तो आपका टाइमिंग बढ़ जाएगा पेपर के अंदर, इसलिए आपको सारी क्वांटिटीज याद नहीं करना है और याद भी नहीं हो सकती, आपको पहले उसको समझना है। ओके, तो इसलिए मैंने आपको सारी क्वांटिटीज नहीं लिखा रहा हूँ, जानबूझ के नहीं लिखा रहा हूँ, वो काम मैं आप पर छोड़ रहा हूँ। और आप अगर देखेंगे तो एनसीईआरटी के अपेंडिक्स 9 दिया हुआ है, पेज नंबर 218 पर, 218 पर, वहां पर आपको ये सारी क्वांटिटीज मिल जाएंगी, उनके डायमेंशन भी मिल जाएंगे, आप वहाँ पर उसको खुद से सॉल्व कर सकते हैं, या फिर आप जो भी बुक रिफर कर रहे होंगे आप वो बुक में से जितनी भी क्वांटिटीज गिवन है उसको सॉल्व करिए। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप खुद से सॉल्व करें, मैं करा दूंगा, इजीली हो जाएगा। जब तक आप खुद नहीं करेंगे आपको रिमेंबर याद नहीं रहेगा और आप पेपर में उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे इजीली, टाइम बढ़ जाएगा आपका। तो आपको टाइम बचाना है तो उसको समझना है। तो अब आपको क्या करना है कि जो फिजिकल क्वांटिटी आपको नहीं समझ में आएंगी तो उनको आप वैसे ही छोड़ दो, जब आप उनको समझ जाएंगे। ओके, जैसा एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, ग्रेविटी के बारे में हम पढ़ने वाले, ग्रेविटेशन के बारे में। तो अगर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को अगर आपको डायमेंशन नहीं समझ में आ रहा है तो जब जाएंगे उस चैप्टर को समझेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स को समझेंगे, आपको फिर उसका डायमेंशन समझ में आ जाएगा। तो आप क्या करिए, वापस चैप्टर नंबर 2 पे आइए, वहां पर कुछ कॉलम छोड़ दीजिए और वहां पर उसका डायमेंशन और यूनिट लिख लीजिए। तो इससे आपको समझ में भी आएगा, याद भी रहेगा और आपका रिविजन अपने आप दूसरे चैप्टर का हो जाएगा इजीली। तो आप हर टॉपिक को लेकर ऐसे ही कीजिए, क्योंकि कई सारी फिजिकल क्वांटिटीज तो उसके अंदर दी हुई भी नहीं है बुक के अंदर, अगर आप देखेंगे, लेकिन पूछी जाती है एग्जाम में। जैसे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है तो इसके बारे में आपको बहुत कम मिलेगा, देखने को मिलेगा, लेकिन जब आप उसको पढ़ेंगे, उसके क्वांटिटीज अलग से निकालेंगे तो फिर आपके लिए वो टॉपिक ईजी हो जाएगा। तो आप इस तरीके से करिए तो आपको कुछ भी मुश्किल नहीं जाएगा ये टॉपिक। हाँ, शुरुआत में आपको लगेगा, लेकिन जब आप उसको समझ जाएंगे नेक्स्ट वैसे आपको ईजी लगने लग जाएगा। ओके, यहां पर एक एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, अब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के बारे में हम जानते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स जो होती है वो बराबर होती है Gm1 × m2 अपॉन r²।
अब आपको इस जी को निकालना है, तो जी को आप यही रहने देंगे, बाकी इसको ट्रांसफर कर देंगे फोर्स, ये r² और ये m1 इंटू m2। यहां पर ये मासेस है, तो इसका फॉर्मूला आपका बन गया यहां पर फोर्स इंटू ये r, देखिए r को हम लेंथ में मेजर करते हैं, रेडियस है तो ओके, इसकी पावर हो जाएंगी 2। अब यहां पर m1 ये हो जाएगा मास आपका, और ये भी हो जाएगा मास। तो यहां पर इसका डायमेंशन आपको निकालने में बहुत ईजी जाएंगे। फोर्स का डायमेंशन आप जानते हैं, फोर्स का डायमेंशन है mLT की पावर -2, इसका डायमेंशन हो जाएगा L की पावर 2, और इसका डायमेंशन हो जाएगा M की पावर 2। इसको ऊपर लेके चले जाएंगे हम, तो यहां पर ये हो जाएगा M की पावर -1, L की पावर, ये और ये कंबाइन होंगे, इनके बेस सेम है तो L की पावर 3, और ये हो जाएगा T की पावर -। तो आपने देखिए कितना इजीली निकाल लिया इसको। तो ये ऐसे बहुत सारी गिवन क्वांटिटीज है, अगर मैं आपको समझाऊंगा भी तो नहीं समझ में आएंगी, कुछ समझ में आएंगी कुछ नहीं समझ में आएंगी। तो आप उसको ऐसा करिए कि जब चैप्टर आपका आएगा, आप हर एक चैप्टर में जितनी भी गिवन फिजिकल क्वांटिटी है सबके डायमेंशन निकाल लीजिए, उनके यूनिट भी लिख लीजिए, क्योंकि इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है। और अगर इतना ईजी क्वेश्चन आप मिस कर देंगे तो आपको बहुत पछतावा होगा, क्योंकि एक एक मार्क्स बहुत मैटर करता है। तो इसको आप लिख लीजिए, मैं रफ करता हूँ। ओके, तो जितनी भी इसेंशियल गाइडलाइन थी मैंने आपके सामने दे दी है। तो हमने अभी सिर्फ एक टॉपिक कवर किया है डायमेंशंस का, इसके एप्लीकेशंस बाकी है। इसके एप्लीकेशंस हम नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल में स्टडी करेंगे। अभी जितना मैंने आपको पढ़ा, इस पर बेस्ड जितनी भी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में पूछे गए या फिर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करने वाले हैं, उसको स्टडी करने वाले हैं। ओके, तो आप उस नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इस लेक्चर की नोट्स आपने बना ली होंगी। हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी है उसको सॉल्व करने वाले हैं। आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि हम एक साथ पूरे टॉपिक को कवर क्यों नहीं कर रहे हैं। तो देखो दोस्तों, हम चाहे तो कवर कर सकते हैं, लेकिन इसमें आपको मुश्किल होगी। हमारा जो ब्रेन है वो जो भी इंफॉर्मेशन हमारी रिस्टोर होती है दिमाग में, तो अगर वो सिस्टमेटिक इंफॉर्मेशन सिस्टमेटिक है तो वो आपको देर तक याद रहेगी और जल्दी याद रहेगी। ओके, अगर आप चीज़ों को एक साथ करने जाएंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। तो यहाँ पर इसलिए मैं उनको अलग अलग करवा रहा हूँ। कई सारे टीचर एक साथ करवाते हैं, तो इसलिए मैं अलग अलग करवा रहा हूँ कि आपको क्वेश्चन की टाइप समझ में आ जाएगी, कौन सा क्वेश्चन किस टाइप से आ रहा है। तो आपको विद इन ब्लिंक ऑफ ए सेकंड आपको क्लिक हो जाएगी, मुझे ये मेथड से सॉल्व करना है। तो इसलिए हम ये सारे चैप्टर्स, इस सारे टॉपिक्स को मैं अलग अलग करवा रहा हूँ। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर पर हम जो है तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें, आपको ये लेक्चर कैसा लगा। और इसी के साथ इस लेक्चर के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।